टूल टेस्टर एक वेबसाइट है जिसने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सर्वे किया आज से कुछ महीने पहले। इन्होंने करीब 2000 अमेरिकन को एक टेक्स्ट दिया और कहा बताने को कि बताओ आपको क्या लगता है ये टेक्स्ट एक इंसान ने लिखा है या एक एआई ने लिखा है। सरप्राइजिंगली 53% लोग नहीं बता पाए कि ये एक्चुअली में चैट जीपीटी के द्वारा लिखा गया टेक्स्ट है। उन्हें लगा कि एक्चुअली किसी इंसान ने लिखा है। ये रिजल्ट था उनका जब उन्होंने चैट जीपीटी 3.5 वर्जन यूज किया। लेकिन फिर इससे भी एक एडवांस्ड वर्जन आया चैट जीपीटी 4.0, जिससे यूज करने के बाद ये स्टैटिस्टिक्स और भी माइंड ब्लोइंग हो गई। 63.5% लोग नहीं पहचान पाए कि ये चैट जीपीटी के द्वारा लिखा गया टेक्स्ट था। ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे ये होना इतना सरप्राइजिंग भी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पर्पस ही यही है कि इंसानों के द्वारा कॉग्निटिव फंक्शंस को मिमिक करना। तो चैट जीपीटी यहां पर इंसानों के द्वारा बोले गए ढंग को मिमिक कर रहा है, और इतने अच्छे से कर रहा है कि लोग नहीं पहचान पा रहे उसे। चैट जीपीटी इंसानों के चैट बिहेवियर की बड़े अच्छे से नकल मार पाता है। जैसे हम लोग चैट पर बात करते हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके जवाब दे देना, अपनी गलतियों को एडमिट करना, इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देना, गलत आर्ग्यूमेंट्स को चैलेंज करना, ये वही सारी चीजें हैं जो हम इंसान भी चैट करते वक्त करते हैं। इसी रीजन से जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी के अंदर चैट जीपीटी को डाला जाता है, उस कैटेगरी का नाम है चैटबॉट्स। चैटबॉट्स ह्यूमन कॉन्वर्सेशंस को सिमुलेट करते हैं। चैटबॉट्स भी अपने आप में कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले एप्पल की जो सिरी है वो भी एक चैटबॉट है, Amazon की एलेक्सा भी एक चैटबॉट है। और अक्सर जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो कोई होटल बुकिंग कराने या कोई भी और चीज खरीदने, अक्सर आपको एक चैट का बटन नीचे दिखता होगा जिस पे आप क्लिक करके चैट कर सकते हो। ये सभी एआई चैट्स हैं। चैट जीपीटी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है इन एआई चैट्स को, क्योंकि वो जेनरेटिव चैटबॉट्स की कैटेगरी में आता है। ये बाकी जो सारे चैटबॉट्स हैं ये या तो रूल बेस्ड चैटबॉट्स हैं या रिट्रीवल बेस्ड चैटबॉट्स हैं। रूल बेस्ड चैटबॉट्स क्या होगा कि पहले से ही रूल्स लिख दिए जाते थे प्रोग्रामर्स के द्वारा कि अगर कोई पूछे कि इस चीज की बुकिंग कैसे करानी है, या अगर कोई ये सवाल पूछे, तो हमने ये रूल्स लिख दिए हैं, ये एफएक्यूज हैं। कंप्यूटर अपने आप कीवर्ड को ढूंढेगा और वहां से उस कीवर्ड को ले जाकर एक आंसर आपको दे देगा। रिट्रीवल बेस्ड चैटबॉट्स और भी गए गुजरे होते हैं। वहां पर क्या है कि आपने कोई सवाल पूछा, वो आपके सवाल को बेस्ट मैच करने की कोशिश करेगा किसी प्री एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्स से और उसका आंसर लेकर आपको पकड़ा देगा। चैट जीपीटी के आने से पहले अगर आपको याद हो, ये चैटबॉट्स बड़े इरिटेटिंग होते थे, क्योंकि अक्सर ये फूड डिलीवरी कंपनीज इन्हीं का इस्तेमाल करती थी कि अगर आपको कोई भी कंप्लेन करनी हो कि भाई मेरे घर में जो ऑर्डर आया वो खराब ऑर्डर, गलत ऑर्डर दे दिया, तो आपको चैट करने का ऑप्शन मिलता था। और वो चैट किसी इंसान से नहीं हो रही होती थी, बल्कि एक कंप्यूटर चैट कर रहा होता था आपसे, और बड़े इरिटेटिंग से रिस्पॉन्सेज होते थे उसके, क्योंकि वो प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेज आपको परोस रहा होता था। चैट जीपीटी की जो कैटेगरी है जेनरेटिव चैटबॉट्स की, ये नई कैटेगरी है। यहां पर पुराने रिस्पॉन्सेज को आपको परोसा नहीं जाता, बल्कि नए रिस्पॉन्सेज क्रिएट किए जाते हैं आपके इनपुट को देखकर, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके। लेकिन चैट जीपीटी को इतना अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारा डेटा इसे फीड करना पड़ा है, और साथ साथ एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स और रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक। इन दोनों टेक्निक्स की बात हम आगे करेंगे। पहले ये समझते हैं कि ये ट्रेनिंग कैसे करी गई चैट जीपीटी की। अब एक कंप्यूटर तो सिर्फ जीरोज और वंस की भाषा ही समझ सकता है, हमारी भाषा तो समझ नहीं सकता, तो इसे कैसे समझाया गया? इंग्लिश लैंग्वेज अपने आप में ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हम अगर इसे कुछ सेंटेंसेस दे दें समझने को, तो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप से पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पाएगा। इन चैटबॉट्स को ट्रेन करने के लिए दोस्तों बहुत बड़े डेटा सेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी रीजन से इन्हें लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है। हमने एक लैंग्वेज का बहुत सारा टेक्स्ट इसे दिया और हम इसे बताते हैं कि कहां कहां रिलेशनशिप्स ढूंढनी है उस टेक्स्ट में, कहां कहां पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने हैं। लैंग्वेज मॉडल्स की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसमें एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड दे देते हैं हम कंप्यूटर को और कहते हैं कि अगला वर्ड कौन सा होना चाहिए, ये गेस करके बताओ। यहां मोस्ट कॉमनली दो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक है नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्टिंग और दूसरी टेक्निक है मास्क्ड लैंग्वेज मॉडलिंग। स्क्रीन पर एग्जाम्पल देखिए इस टेक्निक का। नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन में हमने बेसिकली एक सीक्वेंस दिया है हैना इज अ, और इस कंप्यूटर का काम है कि वो प्रिडिक्ट करे कि अगला शब्द कौन सा आना चाहिए। यहां पर सिस्टर आना चाहिए, फ्रेंड आना चाहिए, मार्केटर आना चाहिए, कॉमेडियन आना चाहिए। तो जो हमने हजारों गीगाबाइट्स का डेटा इसे फीड किया गया है उसमें ये पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करे। जब भी किसी का नाम आता है, इज अ लिखा आता है, तो उसके बाद कौन से सबसे फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स है जो नेक्स्ट आने वाले हैं। दूसरी ट्रेनिंग की टेक्निक है मास्क्ड लैंग्वेज मॉडलिंग। हमने एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स दे दिया, बीच का वर्ड हमने छुपा दिया और हमने बोला प्रिडिक्ट करो कौन सा है बीच का वर्ड। जेकब डैश रीडिंग,
यहाँ जेकब फियर्स रीडिंग हो सकता है, जेकब लव्स रीडिंग हो सकता है, जेकब एंजॉयज रीडिंग हो सकता है। जो इतना सारा हमने बाकी का ट्रेनिंग डेटा दिया है उसमें से ढूंढो क्या पैटर्न्स आते हैं यहाँ पर और कौन से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स होंगे जो यहाँ सबसे अच्छे फिट बैठेंगे। इतनी ट्रेनिंग से ये कंप्यूटर ये तो सीख जाएगा कि जेकब और रीडिंग के बीच में रीडिंग शब्द दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि जितना भी हमने हजारों गीगाबाइट्स का डेटा दिया है उसमें इंग्लिश लिखी गई है, वहां इंग्लिश के सेंटेंसेस में कभी भी दो वर्ड एक के बाद एक ऐसे रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो कुछ बेसिक ट्रेनिंग तो यहां से शुरू हो गई। अब आईफोन के अंदर जो सिरी होता है वो भी नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता है। जब आपने व्हाट्सएप या iMessage यूज किया होगा आईफोन पर, आपने देखा होगा वो 3 वर्ड्स ऊपर लिखे आते हैं। कोई भी शब्द लिखते हो कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा लिखा आना चाहिए, सिरी हमें बताती है कि ये शायद नेक्स्ट वर्ड है जो आप लिखना चाह रहे हो। तो जिस टेक्निक का वहां इस्तेमाल किया जा रहा है वो टेक्निक का नाम है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, LSTM। जो मैंने ट्रेनिंग आपको बताई उस ट्रेनिंग के बल पर इस टेक्निक का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। जो हजारों गीगाबाइट्स का हमने टेक्स्ट प्रोवाइड किया था उसमें देख लो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड कौन सा आता है, वहां पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया और वही आपको सजेस्ट कर दिया। लेकिन इस टेक्निक में 2 बड़ी कमियां हैं। पहला तो ये कि ये मॉडल ये नहीं समझ पाता कि इसके आसपास के जो वर्ड्स हैं उनमें से कुछ वर्ड्स की वैल्यू ज्यादा है औरों से। जैसे जेकब का एग्जांपल आप दोबारा से ले लो, हो सकता है कंप्यूटर सजेस्ट करे कि जेकब हेट्स रीडिंग होना चाहिए, लेकिन अगर डेटाबेस के अकॉर्डिंग कहीं और मेंशन किया गया हो कि जेकब तो एक्चुअली रीडिंग करना पसंद करता है, लेकिन पैटर्न रिकग्निशन से पता चला है कि हेट वर्ड आना चाहिए, हेट सबसे ज्यादा मेंशन किया जाता है, तो कंप्यूटर आपको हेट सजेस्ट करेगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझते हुए वहां पर इसका असली आंसर लव्स होना चाहिए, जेकब लव्स रीडिंग। तो ये कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाता ये वाला मॉडल। तो दूसरी प्रॉब्लम यही है कि ये मॉडल इंडिविजुअली वर्ड्स को प्रोसेस कर रहा है और पूरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पा रहा। तो पहली प्रॉब्लम ये अलग अलग शब्दों को अलग अलग वैल्यू नहीं दे पा रहा, ये नहीं समझ पा रहा कि जेकब शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए रीडिंग शब्द से, क्योंकि हम जेकब की बात कर रहे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहा। अगर हमने कुछ देर पहले मेंशन किया कि जेकब लव्स रीडिंग, तो ये उसे भूल जाता है और वर्ड्स को इंडिविजुअली देखकर प्रायोरिटी पर क्या आना चाहिए, बस पैटर्न्स को देखकर वो बताता है कि हेट आना चाहिए। इन 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साल 2017 में गूगल ब्रेन की टीम ने ट्रांसफॉर्मर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। LSTMs के कंपैरिजन में ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे मॉडल्स हैं जो सारे इनपुट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सके। इंडिविजुअली वर्ड्स को एक एक करके देखने की जगह पूरे डेटा को कॉन्टेक्स्ट के साथ लेकर समझें। ऑब्वियसली ये करने के लिए बहुत कंप्यूटिंग पावर की जरूरत है, इसलिए ये सिर्फ 2017 में ही हो पाई ये चीज, उससे पहले नहीं हो पाई। और चैट GPT दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आ पाया इन ट्रांसफॉर्मर्स की मदद से ही।